अभिषेक एक महत्वाकांक्षी यूपीएससी अभ्यर्थी हमेशा से पर्यावरण के प्रति संवेदनशील था। वह उसकी यह जिज्ञासा तब और बढ़ी जब उसने ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल और उत्सर्जन के स्कोप 3 के बारे में पढ़ना शुरू किया। यानी हमारा टॉपिक आ गया जीएचजी प्रोटोकॉल और उत्सर्जन का स्कोप 1 2 3। उसे समझ में आ गया था कि जलवायु परिवर्तन और इससे होने वाले खतरे हमारे समाज के लिए कितने गंभीर है और यही विषय उसकी तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। कहानी की अब शुरुआत होती है। अभिषेक एक छोटे से कस्बे से था जहां पर्यावरणीय मुद्दों पर शायद ही कोई चर्चा होती थी। एक दिन जब वह एक पर्यावरण विशेषज्ञ के सेमिनार में गया, उसके शहर में हो रहा था, तो उससे ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल के बारे में पहली बार पता चला। यानी आप में से भी बहुत से बच्चों को पहली बार पता चला होगा ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। सेमिनार में विशेषज्ञ ने बताया कि ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल कैसे उत्सर्जन को मापने और रिपोर्ट करने के लिए, यानी किसी भी कंपनी को उत्सर्जन को मापना है और उसकी रिपोर्टिंग करनी, उसके लिए एक अंतरराष्ट्रीय मानक है जिसे दुनिया भर के व्यवसायों और सरकारों द्वारा अपनाया गया। किसके द्वारा? दुनिया भर के बिजनेसेस, मुकेश अंबानी, सरकार, भारत द्वारा अपनाया गया है। इसने अभिषेक के मन में उत्सर्जन के स्रोतों और उनके प्रभावों के बारे में और जानने की इच्छा जगा दी। सेमिनार के बाद सुनील ने घर जाकर जीएचजी प्रोटोकॉल के बारे में गहराई से अध्ययन शुरू किया। उसने जाना कि जीएचजी प्रोटोकॉल उत्सर्जन को 3 स्कोप्स में विभाजित करता है। यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन प्रोटोकॉल, जो मैं आपको बता चुका हूं, यह उत्सर्जन को 3 स्कोप्स में विभाजित करता है। 1 2 एंड 3 आपको पता है। स्कोप 1 देख सकते पूरी कहानी में फिर से रिवाइज हो गया, इसलिए मैंने बीच में टॉपिक को छोड़ा। मैंने कहा कि यहां से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और अपने को केवल ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल ही यहां से पढ़ना, बाकी सब बेकार है। स्कोप 1 जिसमें किसी कंपनी के स्वामित्व वाले स्रोतों से सीधा उत्सर्जन होता है, जूता निर्माण कंपनी, मैंने आपको बताया। स्कोप 2 जहां बिजली जैसे अप्रत्यक्ष स्रोतों से उत्सर्जन होता है, वो बिजली कंपनी खरीदती है। तीसरा स्कोप 3 जो सबसे जटिल है, क्योंकि इसमें कंपनी की पूरी मूल्य श्रृंखला शामिल होती है। यानी जूता बनाने के लिए फैक्ट्री जो उत्सर्जन कर रही, अब बेचारे का कोई कंट्रोल नहीं है, नाइकी का। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल क्या आएगा? परिवहन, यानी जूता एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रक पे लद के जा रहा है, जिसमें आपूर्ति करने वाले विक्रेता और उत्पाद के उपयोगकर्ता भी आते हैं। स्कोप 3 की चुनौती। सुनील को समझ में आया कि स्कोप 3 उत्सर्जन को मापना और रिपोर्ट करना सबसे कठिन था, क्योंकि वह कंपनी के नियंत्रण से बाहर के स्रोतों से संबंधित था। शायद अब तो और अच्छे से आप समझ गए। इसके बावजूद स्कोप 3 का महत्व इसलिए था क्योंकि यह अधिकांश एमिशन या उत्सर्जन का प्रतिनिधित्व करता था, खासकर जब बात फाइनेंस्ड एमिशन की हो, खासकर जब बात वित्त पोषित उत्सर्जन की हो। आप कहेंगे कि यह वित्त पोषित उत्सर्जन क्या होता है, तो अभिषेक आपको समझाएगा। वो कहेगा कि मेरे दोस्तों IQIP के, यह वह उत्सर्जन होता है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा दी गई वित्तीय सहायता या ऋण से उत्पन्न होता है। यानी मैं हूं बैंक SBI, मैंने जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, ऑब्वियस है, लोन मैंने दिया X कंपनी, आपकी कंपनी को, और वहां से उत्सर्जन हो रहा है। अब यह बात खुली तो RBI का भी जिक्र आया। अब अपने दोस्तों को, यानी जो IQIP में उसके साथ रोज क्लास देखते, उनको समझाने के लिए अभिषेक ने RBI और वित्तीय संस्थाओं की बातें समझाना शुरू किया। अपनी तैयारी के दौरान अभिषेक ने पढ़ा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एक ड्राफ्ट प्रकटीकरण ढांचा पेश किया है, ठीक है, जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों को द्वारा उनके वित्त पोषित उत्सर्जनों की रिपोर्टिंग के लिए प्रेरित करता है। यानी RBI ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कहा है कि भाई तुमने जिस जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया वहां से कितना एमिशन हो रहा है, इसको आप प्रकट करो हमारे सामने। यानी हम RBI कौन है? बैंकों के बैंकर पापा हैं तुम्हारे। RBI ने यह भी कहा कि जलवायु परिवर्तन के चलते भौतिक और संक्रमण जोखिम उत्पन्न हो रहे हैं जो व्यवसाय और वित्तीय संस्थानों के लिए खतरनाक साबित हो सकते। नहीं कि तुमने जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया कहीं वो कोल प्रोजेक्ट तो नहीं है, ट्रांजिशन के कारण कहीं वो बंद ना हो जाए।
अभिषेक ने आरबीआई की इन नीतियों पर गहन अध्ययन किया और पाया कि वित्तीय संस्थाओं को यानी बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को अब न केवल उनके द्वारा दिए गए ऋण से संबंधित लाभों को देखना होगा, यानी मैं किसी कंपनी को ऋण दूंगा तो मैं देखूंगा कि इसको लाभ कितना हो रहा है, भाई इसका फ्यूचर क्या, तभी तो आपको लोन मिलता है, बल्कि यह भी समझना होगा कि उनके निवेश से पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा। यानी जिस कंपनी को मैं ऋण देने जा रहा हूं, इसका प्रोजेक्ट एक्स है, इस एक्स प्रोजेक्ट से पर्यावरण को कितना नुकसान होगा, यह करना पड़ेगा। अब शायद आप लोग और अच्छे से समझ गए होंगे। पूरा मुद्दा बच्चों क्लियर हो गया कि आरबीआई ने यह कहा कि आप सबको प्रकट करना पड़ेगा, किसको, बैंकों को, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को, तुम जो लोन दे रहे हो विभिन्न कंपनियों को, विभिन्न प्रोजेक्ट को, विभिन्न परियोजनाओं को, उसका कार्बन उत्सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी रिपोर्टिंग करो। ठीक है, तो इसी विषय को लेकर के बताया गया कि यार रिपोर्टिंग करना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम जीएसटी प्रोटोकॉल को देखें जो कहता है सभी कंपनियों को कि भाई हम तुम्हें एक मॉडल दे रहे हैं, तुम उस मॉडल के आधार पर कार्बन उत्सर्जन को आंको, उसको रिपोर्ट करो।